फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके समक्ष जो है लाई हूँ वसंत का चैप्टर 1। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं ज्योति आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज हम करेंगे क्लास 7th की हिंदी का वसंत का ये जो चैप्टर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। और इसमें हम व्याख्या करेंगे। ये भाग 1 है। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 2 में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और पार्ट 3 में इसकी शॉर्ट रिवीजन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस जो व्याख्या है इसको बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि उसी से फिर आपके सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, वो ये कि आपको मेरे चैनल की और वीडियोस देखने के लिए सर्च बॉक्स में स्टडी फॉर मी @0303 जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपको टाइप करना होगा पूरा, और तब आपके समक्ष इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसमें आप वीडियोस में जाके वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 5 और आपकी जो वसंत है क्लास 7th की, इनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी की सारी जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं देख सकते हैं। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है और आगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाली हैं। कोई चैप्टर समझ नहीं आया है, शॉर्ट रिवीजन है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। देखो बच्चों, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, ये कविता आज़ादी को पसंद करने वाले पक्षियों पर आधारित एक बहुत ही अद्भुत कविता है। कवि हमें पक्षियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में आज़ादी का मूल्य बताना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से अधिक प्यारा तो कुछ भी नहीं होता है। पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं होती। अब बच्चों, पराधीनता तो किसी को भी पसंद नहीं होती। पराधीनता मतलब कि गुलामी। अब फिर वो चाहे इंसान हो या कोई पशु या पक्षी। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने यही स्पष्ट करने की कोशिश की है कि गुलामी में भले ही आपको सभी सुख सुविधाएं क्यों ना उपलब्ध हो, और आज़ादी को ज़िंदगी में भले ही कष्ट क्यों ना हो, फिर भी सभी आज़ादी को ही चुनना पसंद करेंगे। बिल्कुल उसी तरह यदि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको कहा जाए आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, तो बिल्कुल उसी तरह प्रस्तुत कविता में कवि ने पिंजरे में कैद पक्षियों की मनोदशा का यहाँ पर जो है बहुत ही सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। संपूर्ण कविता का आशय यह है कि पक्षी को गुलामी में मिलने वाली सुख सुविधाओं और देखभाल से कहीं अच्छी कठिन आज़ादी लग रही है। यानी उनको पिंजरे में आप सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हो, बट उनको प्रॉब्लम से भरी जो आज़ादी है वो अच्छी लग रही है। वो आज़ाद होकर बहता पानी पीना चाहते हैं, कड़वा नीम का फल खाना चाहते हैं, क्षितिज तक अपने साथियों संग प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन। इसी कारण वह अंत में प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि उसे भगवान ने उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उसे खुले आसमान में आज़ादी के साथ उड़ने दिया जाए। तो इसे एक अच्छे संदेश के साथ तो आइए शुरू करते हैं इस कविता को। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे इसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, तो आप अपनी भाषा में भी शब्दों में इसको लिख पाएंगे। देखिए, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक नार के दाने। कितना मार्मिक वर्णन किया है यहाँ पर। उनकी मनोदशा कितनी दयनीय दशा है, ये पहले कुछ शब्दार्थ देखते हैं। पंछी का मतलब आप सभी जानते हैं पक्षी होता है। यहाँ पर उन्मुक्त जो शब्द है इसका मतलब होता है आज़ाद और खुले। गगन मतलब आसमान, और जो ये शब्द है ना पिंजर बंद, ठीक है, इसका मतलब होता है पिंजरे के अंदर बंद। कनक, कनक का मतलब सोना। एक कनक का मतलब गेहूं भी होता है, बट यहाँ पर कनक का मतलब सोना से है।
तीलियां मतलब सलाखें। अब या आगे में आपको पिंजरा पिंजरा होता है ना कि ऐसा बना हुआ होता है इस तरह से, और उसमें पिंजरे में आपने देखा है, तो ये है यानी सलाखें। पुलकित यानी कि प्रेम और हर्ष। तो आइए इसका अनुवाद करते हैं, अब इसकी व्याख्या करते हैं और इसे ध्यान से सुनेगा। पहले हम सिर्फ पहला पैराग्राफ ले रहे हैं, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ, ठीक है। तो कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हम खुले और आज़ाद आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। देखो, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम जो पंछी हैं वो उन्मुक्त यानी कि यहाँ बताया था ना आज़ाद और खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं, पिंजर बंद ना गा पाएंगे। हम पिंजरे के अंदर बंद होकर खुशी से गाना नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, अब वो क्या कह रहे हैं, आज़ाद होने की चाह में पंख फड़फड़ाने के कारण जो कनक मैंने बताया था यहाँ पे सोना, तो सोने की सलाखें यानी कि सोने का पिंजरा है तो सलाखें भी क्या होंगी जो पिंजरे में है ऐसी, वो भी सोने की होंगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम आज़ाद होने की चाह में पंख फड़फड़ाएंगे तो उस कारण क्या होगा, हम पंख फड़फड़ाएंगे तो ये जो सोने की तीलियां हैं पंख के अंदर, इससे क्या होगा, हमारे पंख टूटकर पुलकित, पुलकित मतलब होता है यहाँ पे प्रेम हर्ष है, बट एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे, ये इसका यहाँ पे मतलब होता है नर्म, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो हमारे नरम पंख है ना वो टूट जाएंगे, फड़फड़ाएंगे तो उनके पंख क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर इसका भावार्थ देखते कि कवि मुख्य रूप से भाव कहने का क्या है, ये तो हमने अर्थ किया है। तो यहाँ पे भावार्थ है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी में कभी भी कोई भी अपना काम खुशी से नहीं कर सकता है। कनक तीलियों से कवि का तात्पर्य क्या है, सुख सुविधाओं से। सोने की है ना मैंने बताया, तो बिल्कुल उसी तरह की भाई हमें भी अगर कोई बहुत अच्छे ऐश और आराम की लाइफ दे और हमें बोलेगी बट आपको बंद रहना, आज़ादी नहीं मिलेगी, बिल्कुल उसी तरह कि हम उन्हें पिंजरे में रख रहे हैं, बंद कर रहे हैं, बट उनको क्या कर रहे हैं, सोने के पिंजरे में। हम उन्हें कह रहे हैं कि देखो भाई हम तुम्हें बड़ा सुंदर सा मतलब पिंजरा दे रहे हैं, सोने का पिंजरा। तो यहाँ पर जो ये सोना है, सोने का पिंजरा, वो सुख सुविधाओं को एज अ सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। और कवि कहना चाहते हैं कि गुलामी में भले ही सारी सुख सुविधाएं हों, फिर भी सभी आज़ादी को पाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदासी। ये देखो यहाँ पर बेचारे भूखे प्यासे मर जाएंगे। अब यहाँ पर पक्षी अपने मन की बात कह रहे हैं। तो कटुक का मतलब यहाँ पर क्या है, कटुक का मतलब होता है कड़वा, ठीक है, मतलब कि आपको पता है ये शब्द कड़वा, ठीक है। निम्बोरी जो नीम के पेड़ में लगती है ना, निम्बोरी छोटे छोटे फल होते हैं निम्बोरी का, तो वो नीम का फल उसको कहते हैं। कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी। कनक मैंने आपको बताया था ना, कनक क्या होता है, सोना, कटोरी यानी सोने की कटोरी। तो अब यहाँ पर व्याख्या क्या है कि कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षी अपनी स्थिति से दुखी होकर अपनी व्यथा का यानी कि अपनी जो दशा है उसका वर्णन करता हुआ कहता है कि हम पक्षी बहता हुआ जल पीने वाले प्राणी हैं। देखो ये लाइन देखो कि भाई आपने देखा होगा पक्षी जब आज़ाद होते हैं तो कहीं भी झरना बह रहा है, नदी बह रही है, तालाब है, वहाँ से वो पानी पी लेते हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले प्राणी हैं। कहने का तात्पर्य है कि पक्षियों को बहता हुआ पानी अर्थात नदियाँ, झरनों का पानी पीना पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब वो क्या कह रहे हैं, पिंजरे में गुलामी का जीवन जीने से अच्छा तो पक्षी भूख प्यास से मर जाना पसंद करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी पक्षी कहते हैं कि उसके लिए पिंजरे में जो ये कनक कटोरी की मैदासी, अगर आप हमें पिंजरे में सोने की कटोरी में रखी हुई मैदे से भी कोई टेस्टी अच्छी चीज़ दोगे ना खाने के लिए, तो उससे बेटर है कि हम क्या खा लेंगे, नीम का कड़वा फल जो निम्बोरी होते हैं हम वो खा लेंगे, भूखे मर जाएंगे। पर हम क्या है, पिंजरे में बंद होकर सोने की कटोरी में जो आप हमें जो मैदे से बनी चाहे वो स्वादिष्ट हो कितनी परोसोगे, वो हमें खाना मंजूर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब वो कह रहे हैं भावार्थ क्या है इसका, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षी के माध्यम से
मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि पक्षियों को पिंजरे में भले ही सोने की कटोरी में मैदा और पानी क्यों न दिया जाए, उस सोने की कटोरी में मैदा और पानी की जगह पक्षी को नदियों झरनों का पानी पीना और मैदा से कहीं अच्छा नीम का कड़वा फल लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता से जीते हुए कष्टों को झेलना गुलामी में सुख सुविधाओं के मिलने से 1000 गुना अच्छा है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो देखो यहाँ पर ये कनक वाला जो है हमारा पिंजरा है सोने का। अब वो क्या कह रहे हैं, शब्दार्थ देखते हैं पहले ताकि अच्छे से समझ आए। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मतलब सोना, श्रृंखला यानी जंजीर, तो सोने की जंजीर। गति मतलब क्या है यहाँ पर, गति मतलब रफ्तार, स्पीड। उड़ान मतलब उड़ने की जो कला होती है बर्ड्स के अंदर। तरु, तरु मतलब होता है पेड़, और फुनगी होता है टहनियाँ। फुनगी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पेड़ के ऊपर ये जो शाखाएं होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ट्री, तो ये जो ऊपर टॉप मोस्ट वाला जो पार्ट होता है ना उसे फुनगी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है पर, पर यहाँ पर है पंख, कहते हैं ना उसके पर कुतर दो, यानी कि पर यानी कि पंख से मतलब है यहाँ पर। तो वो क्या कह रहे हैं व्याख्या में कवि, प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी अपने दुख को हम सभी से साझा कर रहे हैं, यानी कि हमसे शेयर कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, कि हम सभी, हमें सोने की जंजीरों से बने पिंजरे में क्या किया है, बंद कर दिया गया है। अपनी गति उड़ान सब भूले, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हम अपने उड़ने की कला और रफ्तार सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम सब कुछ भूल गए हैं। हम तो अब तो हम केवल सपने में ही क्या देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले, कि हम पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पे झूला झूल रहे हैं। बस अब तो बेचारे इमेजिन कर रहे हैं पिंजरे में बैठकर, बाहर जो उनको पेड़ दिख रहा है कि हम उस पर बैठे हुए हैं। अब बेचारे इमेजिनेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह सोचो कि अगर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, बाहर अच्छी बारिश आ रही है, धूप है या हवा चल रही है, देन यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि मुझे भी कैसा लगेगा मैं बाहर हूँगा। तो जस्ट लाइक दैट बर्ड्स आर ऑल्सो इमेजिनिंग कि हम वहाँ पर ऐसे बैठे हैं, हम झूल रहे हैं, बेचारे पिंजरे में बंद हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उनकी एकदम मार्मिक मनोस्थिति का वर्णन किया है। नेक्स्ट देखिए, भावार्थ में के माध्यम से जो शिव मंगल सिंह सुमन जी है वो पक्षी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता के महत्व को जो है दर्शा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुलामी के कारण पशु हो या हम मनुष्य, सभी अपनी काबिलियत को धीरे धीरे भूल जाते हैं। काबिलियत मतलब जो हमारे अंदर टैलेंट्स होते हैं, और गुलामी के कारण स्वतंत्रता से कुछ भी करना केवल क्या रह जाता है, एक सपना रह जाता है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो यहाँ पर ना अलंकार का भी प्रयोग किया गया है ताकि कविता को और अच्छे से स्पष्ट किया जा सके और उसकी भाव भंगिमा अच्छे से समझ आए। तो शब्दार्थ क्या है, अरमान मतलब कि क्या होता है, हमारे जो मन के विचार होते हैं, मतलब इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। गगन की सीमा से मतलब है क्षितिज। यहाँ मैं भी आपको बताऊंगी क्षितिज क्या होता है। क्षितिज होता है जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं बट वो कभी मिलते नहीं हैं। तारक मतलब यहाँ पर है आंखों की पुतली या तारे के समान। तो देखो बच्चों यहाँ पर व्याख्या क्या है कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में जो है पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए पिंजरे की कैद में आने से पहले, मतलब जब वो पिंजरे में बंद हुए तो उससे पहले की अपनी सोच को हमारे सामने उजागर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते, मतलब बता रहे हैं कि हम पहले कैसे उड़ा करते थे, कि हम इस पिंजरे में कैद होने से पहले हमारी इच्छा थी कि नील गगन की सीमा पाने, हम क्या करते थे, नीले आसमान की सीमा तक उड़ते चले जाएं, ठीक है। अब लाल किरण सी चोंच खोल, अब क्या करते थे, अपने सूरज की किरणों के जैसी जो हमारी लाल चोंच है उसको खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, तारों के समान जो अनार के दाने होते थे ना, यानी कि जो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्काई एंड दे आर बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, और वो उड़े जा रहे हैं, ठीक है। क्षितिज मतलब जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखते हैं तो सोचते हैं अब हम इनको पाएंगे, यानी इस बाउंड्री तक हम
पहुंच ही जाएंगे, तो उनमें ना आपस में बर्ड्स में ना कंपटीशन लग जाता था कि हम पहले पहुंचेंगे, हम पहले पहुंचेंगे। और जो बीच बीच में उनको स्टार्स दिखते थे ना, तो वो सोचते थे कि हम जो हमारी सूरज की किरणों के जैसी जो हमारी लाल चोंच है ना, उससे हम ये अनार के दानों को चुग लेंगे। तो यह सब पक्षी की मात्र कल्पना है, क्योंकि वह पिंजरों के बंधन में क्या है, कैद है। अब भावार्थ क्या है, कवि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि पिंजरे में कैद पक्षी अपनी कल्पना में खोए हुए अपनी जो विचारों की जो अधूरी इच्छाएं उनको याद करके दुखी हो रहा है। और भाव है कि गुलामी में रहता हुआ प्राणी अपनी स्वतंत्रता को कभी भी नहीं भूलता, क्योंकि गुलामी किसी के भी जीवन को अच्छा नहीं करती है, बर्बाद कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पहले शब्दार्थ समझेंगे। लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है ना, ये इनके कुछ कुछ शब्दों को अगर आप समझेंगे ना, तभी आपको अच्छे से समझ आएंगे। और यही वाले आपको थोड़े बहुत है ना कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे। शुरू वाले तो ईजी थे और ये भी मुश्किल नहीं है, बट थोड़े से ट्रिकी हैं। हाँ, बट एक बार आप कर लोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। सीमाहीन, सीमा मतलब होता है बाउंड्री, हीन मतलब जिसकी कोई ना हो, जिसकी कोई सीमा ही ना हो। क्षितिज मैंने अभी बताया, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, बट कभी भी धरती आसमान मिलते नहीं, ऐसा लगता है कि अब धरती और आसमान मिल रहे हैं। होड़ा होड़ी मतलब एक दूसरे से, जैसे हम भी करते हैं ना कंपटीशन की, भाई ये फर्स्ट आया है मैं भी आऊँगा, लाइक मेरे उसके 19 नंबर आए हैं तो मैं 20 लेकर आऊँगा। तो ऐसी बर्ड्स के अंदर भी ना उस क्षितिज को पाने की होड़ा होड़ी होती है। तो तंती सांसों की डोरी यानी कि प्राण पखेरु उड़ जाना या प्राणों को न्यौछावर कर देना, यानी कि जब वो तेज तेज उड़ते हैं जस्ट टू गेट दैट क्षितिज, और जब वो कंपटीशन करते हैं तो उस सेंस में जो उनको भी सांस चढ़ती है। देखो ये रहा क्षितिज, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जब हम भी, अभी मैं क्लास में होती तो शायद आपको विंडो के बाहर से दिखाती। तो आप एक काम करो, अपने घर की विंडो के बाहर देखो, चाहे क्लास में हो कि वहाँ भी देखना, कहीं से भी देख लो, छत से भी देख सकते हो। आपको ना हमेशा एकदम एंड तक देखते जाना है, तो आपको ना हमेशा ऐसा लगेगा कि कहीं पे ना आसमान और धरती ना मिलते हुए दिख रहे हैं, ये जो एरिया दिख रहा है। बट जब आपको भी पता है हम यहाँ तक जाएंगे तो बिल्कुल और आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये कभी मिलता नहीं है, इसलिए लिखा है प्रतीत होते हैं, मिलता नहीं है, वो हमें ऐसा लगता है। तो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में पक्षी अपने मन की बात को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा यहाँ पर आ का डंडा आएगा, पहुंचाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे आकाश की सीमा पार करने के लिए दूसरे पक्षियों से बढ़ जाने का प्रयत्न करते रहते। मैंने बताया ना, इस सीमा को पार करने के लिए अब अगर एक ग्रुप में 10 बर्ड्स उड़ रहे हैं तो 10 के 10 होड़ा होड़ी में लगे रहते हैं, कोई फर्स्ट पे है, कोई सेकंड पे है, कोई थर्ड पे है। तो इस तरह से पक्षी कहता है कि या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी कि या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाएंगे या क्या होगी, हमारी सांसें थम जाती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि पक्षी क्षितिज को पार करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने को भी तैयार हैं, चाहे हम थक जाएं, चाहे हम मर जाएं, बस हम होड़ा होड़ी इसलिए कर रहे हैं कि हमें क्षितिज मिल जाए। ठीक है, अब भावार्थ क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से, कि कवि कहते हैं कि स्वतंत्र प्राणी अपनी किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। जैसे हमारी भी बहुत सी इच्छाएं होती है, बिकॉज अभी हम स्वतंत्र हैं। किंतु गुलामी में जीने वाला प्राणी केवल आज़ादी से कुछ भी करने के केवल स्वप्न ही देख सकता है। अगर अभी हमें भी किसी बाउंड्री में, किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो हम क्या ही सोचेंगे, हमारा एम ही क्या रह जाएगा। एम तो यही रह जाएगा हम आज़ाद हो जाएं, या नहीं हो रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे, इमेजिनेशन ही करेंगे, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, अपनी पूर्व कल्पनाओं के आधार पर। तो लाइक दैट बिल्कुल पक्षी भी वैसे ही कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, निर्ड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। देखो, नीड मतलब होता है घोंसला, यहाँ पे न की बिंदी आएगी। आश्रय, आश्रय का मतलब होता है रहने का स्थान। छिन भिन का मतलब होता है नष्ट कर देना। आकुल का मतलब होता है बेचैन, और विघ्न मतलब होता है रुकावट। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कवि कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियों में
पक्षी उसे पिंजरे में कैद करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना कर रहे हैं। देखो पहले तो अपनी मनोदशा बता रहे हैं बेचारे कि हम पहले कैसे रहते थे, फिर हमें बता रहे हैं, अब वो प्रार्थना कर रहे हैं जिसने कैद किया है कि भले ही भाई चलो ठीक है, हमें घोंसला मत दो, तुम रहने के लिए हमें घोंसला नहीं दे रहे, चाहे टहनी का, चाहे पेड़ पर टहनियों के घोंसले में ना रहने दो, और तुम्हारा अगर मन कर रहा है तो तुम हमारा आश्रय क्या है, हमारा जो रहने का स्थान है, तुम वो भी छिन भिन कर दो, यानी कि तुम वो भी नष्ट कर दो। तो वो क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं, लेकिन पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन उड़ान में रुकावट ना डालो, यानी हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि पक्षी अपनी आज़ादी चाहता है और वो कह रहा है कि तुम मुझे रहने के लिए घोंसला मत दो, तुम मेरे जो भी ठिकाने हैं बेशक नष्ट कर डालो, पर हम आपसे विनती कर रहे हैं कि हमें इस खुले आसमान में उड़ जाने दो। और वह अपने आप को कैद करने वाले व्यक्ति को याद दिला रहा है कि वह एक पक्षी है और उड़ना उसका क्या है, राइट है, उसका अधिकार है, अतः उसे आज़ाद किया जाए, अपनी क्या कहते हैं इच्छाओं के लिए उन्हें कैद ना किया जाए। तो यहाँ का भावार्थ क्या कहना चाहते हैं कवि, कि कवि स्पष्ट करना चाहते हैं कि भगवान ने सभी प्राणियों को किसी न किसी विशेषता के साथ इस धरती पर भेजा है। जैसे पक्षियों की विशेषता क्या है, उड़ना, तो सभी को अपनी विशेषताओं के साथ जीने का अधिकार है। तो अतः किसी के भी मार्ग में विघ्न डालना उचित नहीं है। तो बच्चों मैं भी आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि कभी आपको बर्ड्स बहुत अच्छे लगें तो उनको अपने घर में कैद करके मत रखिएगा, उन्हें खुले आसमान में उड़ते हुए देखिएगा तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2, ताकि उस पेज पे अभी भी हमने जो पढ़ा है आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे, खुद से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ, और मैं आपके अंदर वो कला भी विकसित करूँगी। और पार्ट 3 में हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में उसमें से क्वेश्चंस 100% आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, और एक काम जो अभी तक नहीं किया फटाफट कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।